मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज एसएससी एमटीएस 2025 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, उसका फर्स्ट दिन जो है 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आज के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसमें कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी आने वाले शिफ्टों में 100% है कि इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न एसएससी पूछेगा क्योंकि एसएससी का नियम है कि जिन टॉपिकों को पकड़ेगा क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम काफ़ी समय तक चलता है, लमसम आपके 15 तारीख तक चलेगा, तो इसमें बदलाव नहीं कर सकता एसएससी क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन में उसको फिर से दिक्कत होगा। तो 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की हम लोग देखेंगे, फटाफट से देखेंगे क्योंकि समय हम लोगों के पास नहीं है और आगे आने वाले शिफ्टों में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इन टॉपिकों को पढ़ लेंगे जहाँ से ये पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आपके भी एग्ज़ाम हॉल में पूछेगा। तो चलिएगा फटाफट से पहले शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आप लोगों को जीके भी दिखाएँगे, मैथ भी दिखाएँगे, रीजनिंग भी दिखाएँगे, इंग्लिश भी दिखाएँगे। ऑल सब्जेक्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में पहली बार आए हैं, तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है? सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपका भी आगे आने वाले शिफ्टों में किसी भी दिन एग्ज़ाम है, तो हम जो है आज के जो 4 शिफ्ट में पेपर आपका होगा, उन चारों शिफ्टों को देखते हुए मैं शाम में 8 पीएम पे एक क्लास लाऊँगा और 100% जिनका भी पेपर आगे आने वाले शिफ्टों में होगा, जैसे 5, 6 या आगे आने वाले किसी भी दिन एग्ज़ाम होगा, तो आपको यहाँ से प्रश्न सीधे देखने को मिलेगा क्योंकि जिन टॉपिकों से आज के प्रश्न पूछे गए हैं, उसी को सॉल्व करेंगे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ये प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था और फटाफट से अगर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम देके आएँगे तो बताने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट उत्तर आपने ए लगाया है, तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है बाणभट्ट, ठीक है? हम लोग फटाफट से आंसर को देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे देखते रहना कि पुष्पमित्र शुंग की जो है राजधानी कहाँ थी? पुष्पमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर जो है 1 आप लोगों से पूछा गया था जीके में का कि पुष्प शुंग की राजधानी कहाँ थी? आप लोगों को मैंने क्लास में पढ़ाया भी था ये प्रश्न कि पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी लगाना था। जो भी मेरे दोस्त डी बताए हैं उनका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एमएस धोनी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन आपके सामने है तीसरा। आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आप इसको टेस्ट के तौर पे आप भी समझिए कि ये आपका पेपर है और इसके राइट उत्तर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है? इन प्रश्नों के राइट उत्तर आप बताने की कोशिश करेंगे खुद से सभी लोग। तो देखिए एमएस धोनी जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार जो है आप लोगों को याद रखना है कि 2009 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा चौथा प्रश्न पूछा गया था कि छऊ निम्न में से किस राज्य का जो है एक लोकप्रिय नृत्य है? पूछा था आप लोगों से कि छऊ निम्न में से किस राज्य का एक जो है लोकप्रिय नृत्य है। मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था और बताया था कि लोक नृत्य 100% आएगा और आगे आने वाले शिफ्टों में भी इससे पूछता रहेगा, ठीक है? तो लोक नृत्य आप लोग को विशेष करके जो है याद रखना है, ठीक है? तो छऊ जो है छऊ पूछा गया है ना, तो छऊ कहाँ का है? छऊ तो गुजरात आपको लगा देना था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय पहलवान कौन थे? विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा गया था आप लोगों से। तो पहले भारतीय कौन बने थे विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले? आप लोगों को याद रखना था कि ये थे आपके उदय चंद। उदय चंद जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी उदय चंद। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने था कि जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के जो है अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने जो है थाटे से हुई? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के जो है अनुसार रागों की जो है उत्पत्ति कितने या थाटों में की गई थी? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 10 खंडों में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों से पूछा था जीके में कहा कि टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में शामिल किया गया था? टेनिस में ओलंपिक खेलों में किस वर्ष जो है शामिल किया गया था?
तो ये कब किया गया था शामिल, कब किया गया था? तो 1896। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर जो है डी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था, देखिएगा, निम्न में से कौन सी जो है एक कर्नाटक संगीत की शैली है? आप क्लास को लास्ट तक देखिए, ठीक है, और क्लास को एक बार लाइक जरूर करिएगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर एक प्रश्न कराऊंगा, पूरा का पूरा प्रश्न कराऊंगा, और आपके लिए इंपॉर्टेंट कराऊंगा जिनका पेपर अभी बाकी है, ये आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना है, तो हमसे जुड़ जाइएगा। स्वर जाति, स्वर्ण जो जाति है, इससे आप लोगों को जो है राइट उत्तर करना था। अगला प्रश्न पूछा गया था 9वां कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने पूछा गया था 9वां, और जिनने बताया है कन्नड़ तट, बिल्कुल राइट उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने था, एक वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए मैथ का प्रश्न पूछा गया था, 1500 रुपया है। कोई दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बावजूद के बाद जो है बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 है तो लाभ जो है ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे पूछ लिया था, ठीक है, और मैंने आप लोगों को गणित में ऐसे प्रश्नों को बताया था, और बताया था कि आप लोगों को ये प्रश्न एग्जाम हॉल वाला पूछेगा, और 100% पूछ ही दिया। जैसे आप लोगों को समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि दिया क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 1500 है। इसने कहा कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया। 20% का छूट का मतलब हो गया कि 100 वाली सामान आपको 80 रुपया में दे रहा है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 15 8 120, यानी 1200 रुपया में जो है वो आपको सामान बेच दिया, ठीक है, बेचा हुआ है। पर वो कह रहा है कि अगर जो है क्रय मूल्य उसका कितना है? 991, यानी 991 रुपया का उसने खरीदा हो, तो इसको माइनस कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2, 209 रुपया का उसका लाभ जो है कितने का हो जाएगा? 209 रुपया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया था कि यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की जो है 60% चाल से तय करता है, तो वह जो है 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका जो है सामान्य जो है समय कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का जो है 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे। देखिए, गणित के प्रश्न मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कराया था, और बताया था कि ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा। देखिए, सबसे पहले 60% लिखा है कि चाल से चलता है। देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली ये बात है, इसने कहा क्या है, इसको फ्रैक्शन में कर दो। कभी भी परसेंटेज दिखे तो आपको फ्रैक्शन में करना है। 60% का मतलब हुआ 60/100, ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 2 के पावर में 3 मर्त में, ये हो जाएगा 5 मर्त में। इसने कहा है कि सामान्य चाल, मतलब इसका चाल ये था 5 का, पर इसने चल दिया कितना? 3 की स्पीड से, यानी कि इसने, इसका सामान्य चाल है 5, इसने चल दिया 3 का स्पीड, जिससे इसको कितनी की देरी हुई? 36 मिनट का ये चाल है, ठीक है। तो यहां से इसका पलट दीजिएगा तो इसका समय निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा उल्टा 5, ठीक है, समय। अब देखिए, इसने कहा है कि गंतव्य पहुंचने में देरी हो जाती है, तो अब देखिए यहाँ से कितनी की देरी हो जाएगी? 2 की। इसने कहा है कितनी की देरी होती है? 36 मिनट का, तो यहाँ से काट दीजिएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 18। इसने कहा है कि सामान्य चाल कितना का स्पीड? तो 3 का। सामान्य जो है समय इसका निकालना है, तो 3 इसका जो है चाल है, तो 18 मिनट में 18 तिया 54 जो है मिनट लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? जिलों की संख्या आप लोगों से पूछा गया था, तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे कि जो है 640, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? फटाफट से आप लोगों को बताना था।
तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताया हुआ है 2020 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। 14वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि लोकगीतों को रागिनी कहा जाता है। कौन से लोकगीतों को, किस राज्य के लोकगीतों में रागिनी जो होता है या कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना था। तो देखिए, जो हरियाणा में जो लोकगीत होते हैं उनको रागिनी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि सकेवा किस राज्य के जो है किरत खम्बू राय समुदाय द्वारा जो है मनाया जाने वाला जो है एक धार्मिक त्योहार है। चलिएगा बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बताना था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित कुट भाषा में गेट को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में काइट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए, रीजनिंग का प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था और मैंने कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था और कहा था कि यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, और पूछ भी दिया। देखिए, जैसे लिखा है जी, और जी से पहले आता है एफ मतलब -1, ए से ए लिखा है मतलब यहाँ पे नो चेंज, टी को टी लिखा है, ई को ई लिखा है मतलब पहला वाला वर्ड को आपको केवल चेंज कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एल के पहले -1 करके के लिखा है, बाकी तीनों वर्डों को सेम ही रखा है। आप भी उसी प्रकार कर दीजिए। के से पहले क्या आता है, जे, जे होता है, और बाकी सारे वर्ड को उसी प्रकार से रख दीजिए। तो मुझे लगता है कि आपने आसानी से इस प्रश्न को समझ लिया होगा, और आपके एग्जाम हॉल वाला बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछने वाला है आपके भी शिफ्ट में। तो आप 100% इन प्रश्नों को तैयार रहिएगा बताने के लिए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि बैडमिंटन में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है। बैडमिंटन में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है। 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया था यहाँ पे कि 0 पॉइंट, जिन्होंने बताया लव, बिल्कुल जो है राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन थी। राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन थी। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना था, और जिन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है गीता फोगाट, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था कि हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की जोड़ी क्या है। हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की जोड़ी क्या है। क्वेश्चन नंबर 19वें में पूछा गया था। देखिए, हर एक प्रश्न कराऊंगा, क्लास को अंत तक देखिए, ठीक है। और आपका एग्जाम अगर आगे आने वाले शिफ्ट में है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रामबाण प्रश्न आएगा 8 PM पे, वो क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना, अगर आपका भी एग्जाम आगे आने वाला शिफ्ट में किसी भी दिन है तो राग जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था यहाँ पे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। किस जिले का पूछा गया था साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये प्रश्न आप लोगों को मैंने क्लास में कराया हुआ था और बताया था कि ये प्रश्न स्टार कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं पूछेगा, और देखिए पूछ दिया। तो सिर छिप जो है आप लोगों का जिला बताना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए मैथ का प्रश्न पूछ लिया था, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी, ए और बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आप लोगों को बताना है। अब बात यहाँ पे ये समझने वाली है यहाँ पे कि प्रश्न जो है कहा क्या है। देखिएगा, कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जो है हो जाएगा 12 दिन में। फिर कह रहा है कि बी और सी यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 दिनों में। बी और सी मिलकर 36 दिन में, तो इनका हम लोग लॉसवा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 36। 12 के पहाड़ में 36 कितने मर्थ में, 3 मर्थ में, और 36 के पहाड़ में 36 1 मर्थ में।
देखिएगा यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि ए और बी अकेले अकेले कह रहा है, यहाँ पे ए और बी साथ में नहीं कह रहा है, यानी कि बी को अकेले रखो, ए को भी अकेले रखो, यानी कि ये दोनों अकेले अकेले, बी भी अकेले है, ए भी अकेले है, कितना, ये भी 36 दिन, दोनों 36 दिन में, तो इसका भी लॉस आ जाएगा, यानी कि ये भी एक एक काम करेगा। इसने कहा है कि सी अकेले काम को, तो सी मतलब ए और बी कितना कितना काम कर रहा है, एक एक, और ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है, 3, तो यानी 3 में से हम 2 काम घटा देंगे, ए और बी का काम कितना हो रहा है, 2, और सी वाला का वैल्यू निकालना है, तो 2 काम ये कर रहे हैं तो एक काम ये करता होगा, तभी तो 3 काम करेगा। टोटल काम किससे कराना है, टोटल जो है काम है 36, 36 का काम किससे कराना है, सी से, सी का वैल्यू है 1, यानी कि 36 दिन जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि जो है कर्नाटक संगीत का जो है जनक किसे कहा जाता है, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्हें बताया पुरंदर दास को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था यहाँ पे कि जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित प्रमुख जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित प्रमुख जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत, तो बिल्कुल राइट उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस जो है पड़ोसी देश से लगता है, जहाँ कई जो है पहाड़ियां भी हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर था, अगर आप लोगों ने बताया था बांग्लादेश, तो बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था यहाँ पे कि जो है दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली थी, ये आप लोगों से पूछ लिया था, ठीक है। और मैंने बताया था इस टाइप के प्रश्न की आपकी एग्जाम हॉल वाला बार बार पूछता है श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न, तो फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि इसको देखना है यहाँ से ये वैल्यू किस तरीके से आया है, फिर यहाँ से ये कहाँ से आ गया, फिर यहाँ से ये आया है, यहाँ से हम लोगों को पता करना है। जब मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो हुआ क्या है, सबसे पहले ये आप लोगों को देखना है हुआ क्या है यहाँ पे कि जब मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे 125 लिखा है जो कि 5 का क्यूब है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जब मैंने देखा तो 343, आपको क्यूब अगर याद है तो ये होता है 7 का क्यूब। उसके आगे यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये आपका किसका होता है, 9 का क्यूब। ये कितना का होता है क्यूब, 11 का। तो देखिए 11, 9, 7, 5, हर बार 2 माइनस कर दिया है, तो 5 के बाद कौन सा अक्षर आएगा, 3। 2 माइनस यहाँ पे भी हम कर देंगे, तो 2 का क्यूब करना है ना, तो ये होता है कितना, 27। और यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना था तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको गलती नहीं करना था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछ लिया था एग्जामिनर, देखिएगा यहाँ पे गणित का एक और प्रश्न था। यहाँ पे देखिए कि 3 संख्याएं यहाँ पे दी गई थी अनुपात में और उनका लघुत्तम समवर्तक 180 है, तो इनका महत्तम समवर्तक ज्ञात करिए। अब महत्तम समवर्तक हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि संख्या पता करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल ही आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए एक तो 4x संख्या मान लो, एक 5x मान लो, एक 6x मान लो, ठीक है। और इन जो है इन सभी संख्याओं का अनुपात दिया था, इसका लघुत्तम समवर्तक जो है 180 है, तो इसका एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा, 4 × 20, 20 छक्के कितना होता है, 20 छक्के होता है 120। नहीं, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो लघुत्तम निकल जाएगा, 4, 5, 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60, 12 × 5 = 60 हो जाएगा ना, 60x। हम लोग कह रहे हैं 60, ये कह रहे हैं नहीं भाई साहब 180 है, इसने कहा 180, हम लोगों ने इन तीनों ही संख्याओं को निकाला तो 60 आ गया। यहाँ से कट जाएगा तो x के वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 × 120, x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू 3। यहाँ पे हम लोगों ने x माना हुआ है, सबको अनुपात में होता है तो x, यानी संख्या हो जाएगा 4 × 3 = 12, और यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगी 5 × 3 = 15, और तीसरी संख्या हो जाएगी 6 × 3 = 18। अब समझने वाली बात है कि इनका जो है क्या निकालना है,
HCF। तो HCF का मतलब होता है कि इन दोनों ही संख्या, इन तीनों ही संख्याओं में कौन सी संख्या से पूरा पूरा विभाज्य है। तो 12 15 कौन सी संख्या से विभाज्य है? क्या 2 से 12 और 15 विभाज्य होगा? नहीं। 4 से 12 और 15 और 18 विभाज्य है? नहीं। 8 से 12 15 और 18 विभाज्य? नहीं। 3 से 12 भी विभाज्य है, 15 भी विभाज्य है और 18 भी विभाज्य है। तो यही आपका मसौ होता है। मसौ मतलब होता है सभी संख्याएं उससे पूरा पूरा विभाज्य हो। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे कि जो है भारत की जीडीपी में सबसे अधिक जो है योगदान किसका, किस क्षेत्र का है? भारत की जीडीपी में सबसे अधिक जो है योगदान किस क्षेत्र का है? ये आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 27 में। और 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया था तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर अगर आपने ए को चुन लिया था तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जो है जोर दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कब से कब जो है चला था? तो देखिए सबसे पहले पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1951 से 1951 5 56, फिर 56 से कितना था? 1956 से 1961। ये जो पंचवर्षीय योजना का क्रम है। तो दूसरा वाला यही है 56 से 61। तो इसमें क्या दिया गया था? तो यहाँ पे जो दिया गया था इसमें भारी उद्योग पर जो है यहाँ पे विशेष करके ध्यान दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछ लिया था कि अदृश्य हाथ की जो है अवधारणा किस आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी है? बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग अगर पूंजीवाद को बताए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भांगड़ा किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो जिन्होंने बताया था पंजाब का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि राउफ नामक लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध है? राउफ नामक लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है जम्मू और कश्मीर बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि 0.64 और 0.81 के बीच की मध्य जो है अनुपाति ज्ञात करें। फटाफट से आप लोगों से पूछा गया था। तो मध्य अनुपाति का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। क्या होता है मध्य अनुपाति निकालने का फॉर्मूला? √AB। √AB, ए का वैल्यू ये है पूरा और ये बी का वैल्यू है। तो यानी कि हो जाएगा 0.64 गुणे 0.81। अब देखिए यहाँ पे जो है 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। अगर इसका निकालोगे 81 का तो 9, 9 में 8 से गुणा करोगे 9 8 72। पहले आपको शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताने की कोशिश किया 72। अब इसमें देखेंगे 72 कहीं पे है, कहिएगा कि बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी। तो 0.72 लगा देना है। यहाँ पे दशमलव के हम लोग को छोड़ के 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का 9 होता है। तो यहाँ से आप जो है उसके पॉइंट से नहीं घबराना है। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले राजवंशों का जो है सही कालानुक्रम जो है क्या है? तो इसका सही क्रम क्या था? तो जिन्होंने बताया है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि दीवाने ए अर्ज नामक सैन्य जो है विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया था यहाँ पे बलबन बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया था 24, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये पूछा गया था, करंट अफेयर से प्रश्न है। तो ज्ञानेश कुमार आपका राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग आप लोगों को याद रखना था, मैंने बताया भी था कि 1929 अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा था कि
सिजदा और पाबोस की परंपरा चलाई गई? किसने चलाई थी? तो ये जो है चलाया गया था आपको बलवंत के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास में जो भी मुझे प्रश्न मिला था आज के पेपर में, तो उसको हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज जो है क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रात रात 8 PM पे रामबाण क्लास लाऊंगा, जो आज के सभी शिफ्टों में जो प्रश्न पूछा गया है उन्हीं टॉपिकों से, जिनका भी आगे पेपर होने वाला है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।